कैलकुलेट एंगल सी ए जी। अब कैलकुलेट एंगल सी ए जी का मतलब है सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यार सी ए जी है कहाँ पर मेरे पास ना। ठीक है, तो इसको हम जो है वो लेट से ग्रीन से प्लॉट करते हैं। सी ए जी यानी सी से लेके ए तक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद ए से लेके जी तक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई लाइक दिस। ये हो गया। और फिर आपके पास ये ए से जी तक आ गई एक स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद आपके पास यहाँ से इस तरीके से एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये ट्राइंगल आपके पास बेटा कौन सा है? 90 डिग्री ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है ये। सही है। अब आपसे ये कहता है सी ए जी का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल मेरे पास है ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये थीटा मैंने जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसने ये कहा कि शोन इज अ क्यूब विद द साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपको अब आपको पता है कि क्यूब जो है वो एक थ्री डायमेंशनल शेप है और इसकी 2D शेप जो है वो स्क्वायर है। और उसने ये कहा कि एक लेंथ स्क्वायर की जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो मतलब क्यूब की जो है वो सारी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर सारी साइड्स मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बीसी की जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये जो सी जी है इसकी जो लेंथ है ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करोगे अपने पास ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बेटा आपके पास है ए से लेके सी एंड देन ए बी और बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी जो ये 90 डिग्री मेरे पास बना रहा है। इसको अगर मैं कंसिडर करता हूं और अपनी जो है वो ए सी की लेंथ फाइंड आउट करता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस बी सी 5 स्क्वायर इज 25 अगेन। तो ए सी होल स्क्वायर आपके पास जो है वो कितने के बराबर आ गया? 50 के बराबर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से कैंसिलेशन आपके पास हो जाएगी। तो आपके पास ए सी का जो आंसर है वो आप डेसिमल में अपने पास लिख लो बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज इक्वल्स 7.07। ये मेरे पास एसी की लेंथ आ गई। ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा वाला कंसिडर करना है बेटा? ट्राइंगल ए सी जी। ये भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मेरे पास एसी की लेंथ मुझे पता है, मुझे सी जी की लेंथ पता है, मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे पास ये वाली जो लेंथ है, अब जो मैं लिख रहा हूं बेटा उसे जरा गौर से देखना डार्क ब्लू कलर से। एसी की लेंथ आपने फाइंड आउट की 7.07। ये एसी की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर सीजी की आपके पास लेंथ है। ठीक है। अब आपको पता है जो ग्रीन वाला मैंने थीटा लिखा है, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है दैट इज नोन एज ऑपोजिट। और जो नीचे वाली है ये जो 7.07 है दैट इज योर एडजेसेंट। तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होता है विच इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स ऑपोजिट इज 5, एडजेसेंट इज 7.07। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7.07 विच इज 0.707। और टेन इनवर्स ऑफ 0.707 इज इक्वल्स 35.2। तो थीटा का जो आंसर है बेटा आफ्टर टेकिंग टेन इनवर्स ऑफ 0.707 दैट इज इक्वल्स 35.260। तो इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पे सी ए जी जो एंगल है ये आपके पास बराबर हो गया 35.260 के। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे कहता है लेंथ ऑफ ए जी इज गिवन दैट इज 16 सेंटीमीटर। एंगल सी ए जी इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ई जी। ई जी की जो लेंथ है वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो ई जी की लेंथ को हम सबसे पहले जो है वो मेंशन कर लेते हैं। वो लेंथ आ जाएगी बेटा आपके पास लेट से डार्क रेड से मेंशन कर देते हैं ई जी। ये ई जी की लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है जिसे मैं कह देता हूं एक्स सेंटीमीटर। सही है, ये आपके पास है। अब हमारे पास क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहां पे हमारे पास
ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो। और वो ट्राइंगल आपके पास कौन सा वाला होगा बेटा? ये ट्राइंगल मैं ले रहा हूं जिसे मैं ब्लू से आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। एक हो जाएगा ई ए, देन ई जी, और उसके बाद ये आ जाएगा ट्राइंगल जी ए। ये ट्राइंगल आ गया, ये आपके पास 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होता है, ये आपको पता है। सही है। अब मुझे ई जी कैलकुलेट करना है एक्स सेंटीमीटर, मेरे पास ए जी मौजूद है 16 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पर दो लाइंस जो है वो मुझे पैरेलल नजर आ रही हैं। ठीक है, कौन सी दो लाइंस पैरेलल है? मेरे पास ई जी की जो लेंथ है वो आपके पास किसके बराबर है? यहाँ पर ए सी के। ठीक है, और पैरेलल की कंडीशन आपके पास है। और पैरेलल ये कहता है कि क्योंकि आपके पास ई जी, ये आपके पास पैरेलल टू ए सी है, पैरेलल के लिए डबल आपके पास जो है वो लाइंस आ जाएंगी लाइक दिस। ईजी इज पैरेलल टू एसी। तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल कंडीशन यूज होगी, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू जेड प्रॉपर्टी। तो यहां पे अगर मेरे पास जो है वो ये एंगल 35 डिग्रीज के बराबर है, अगर ये एंगल 35 डिग्रीज के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपके पास 35 डिग्रीज के बराबर होगा। ये बात भी आपको समझ आती है? ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? कंसिडर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करोगे? ए ई जी, ये ट्राइंगल आपने कंसिडर करना है। जब ट्राइंगल ए ई जी कंसिडर करोगे तो एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट होती है, और एक्स सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेसेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 35 डिग्रीज। अकॉर्डिंग टू 35 डिग्रीज एक्स सेंटीमीटर आपका एडजेसेंट है, एंड 16 सेंटीमीटर इज योर हाइपोटेन्यूज। 16 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज योर कॉस थीटा। So cos theta is equals adjacent over hypotenuse. So cos 35 is equals adjacent is x सेंटीमीटर जो हमने नेम दिया है, और hypotenuse आपके पास यहाँ पे क्या है? 16 है। So x is equals 16 मल्टीप्लाई बाय cos 35। cos 35 की वैल्यू आपके पास है 0.819 टाइम्स 16। So 0.819 टाइम्स 16 इज इक्वल्स 13.104। यानी हमारे पास यहाँ पे ईजी की जो लेंथ है बेटा दैट इज इक्वल्स 13.104 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा आपसे कहता है अ ट्री इज लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। द फील्ड इज 15 meters लॉन्ग एंड 12 meters वाइड। द ट्री इज 5 meters tall. Calculate angle CAE। CAE। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल अपना फॉर्म करते हैं। रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। सी से ए पे जाना है, देन ए से ई पे जाना है, और उसके बाद ई से सी पे आपने आना है। सो दिस इज योर बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 डिग्रीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये आपके पास 90 डिग्रीज है। ठीक है। अब हमारे पास उसने बोला सी ए ई कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, विच आई नेम इट एज थीटा। ये मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपने आइडेंटिफाई जो किया वो ये कि यार मेरे पास यहाँ पे ई सी की लेंथ तो गिवन है 5 मीटर्स, लेकिन रेस्ट ऑफ द साइड नहीं गिवन, यानी ए सी भी नहीं पता मुझे और ए ई भी नहीं पता। ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो उसने मेंशन कर दिया, और रेक्टेंगुलर फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। सही है। तो अगर बीसी की लेंथ 15 मीटर्स है तो इसका मतलब जो एडी है इसकी लेंथ भी मेरे पास कितनी होगी? 15 मीटर्स मेरे पास होगी। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। और वो ट्राइंगल आपके पास कौन सा होगा? ट्राइंगल ये आपके पास 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री क्यों? बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, और रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स
90 के होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि दिखने में ये क्वाड्रिलेटरल लग रहा है या यानी आपके पास जो है वो पैरालेलोग्राम लग रहा है या रोम्बस लग रहा है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड कह के मेंशन कर दिया कि भाई ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब है कि चारों के कॉर्नर्स इसके 90 डिग्री के बराबर है। तो आपने डायग्राम पर नहीं जाना और उसे गलती से भी पैरेललोग्राम या रोम्बस कंसिडर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उनकी चारों साइड्स, चारों कॉर्नर्स जो होते हैं वो 90 के नहीं होते। सही है, तो ये 90 डिग्री का मेरे पास हो गया। अब मैं अगर ट्राइंगल कंसिडर कंसिडर करता हूं बेटा, ए डी सी, ये ट्राइंगल अगर आपके पास कंसिडर किया जाता है तो हमारे पास ए सी आराम से फाइंड आउट हो सकता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास रेस्ट ऑफ द टू साइड्स गिवन है विच इज 15 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बेटा आपके पास होता है यहाँ पर 225, प्लस 12 स्क्वायर आपके पास है 144, और ए सी होल स्क्वायर आपके पास है। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 144 विच इज इक्वल्स 369। 369 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 369 विल गिव यू 19.209। सो एसी की जो लेंथ है वो हो गई 19.209 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास यहां पर। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल सेंटीमीटर आएगा। ये मेरे पास आ गया 19.209 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने क्या करना है यहां पर, ये एसी की लेंथ आपके पास जो आई है 19.209 सेंटीमीटर, इसे आप यूज करोगे इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, ए सी ई। अब ट्राइंगल ए सी ई के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें, थीटा के सामने वाली साइड है ऑपोजिट, और 19.209 आपके पास यहाँ पे एडजेसेंट है। ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है बेटा, टेन थीटा का। सो टेन थीटा इज इक्वल्स ऑपोजिट विच इज 5 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट विच इज 19.209। सो थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 19.209 आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब आपने सिंपल अपनी कैलकुलेशन करनी है। जब आप इसे बेटा डिवाइड करते हो, फिर 5 डिवाइडेड बाय 19.209, that is 0.260, and 10 inverse of 0.260 equals 14.574। दैट मीन्स थीटा का जो आंसर है वो है 14.574 डिग्रीज। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि सी ए ई आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस, इसका आंसर है 14.6 डिग्रीज। ये आपके पास एंगल सी ए ई कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे कहता है शोन बिलो इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगेन ये थ्री डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री है। सही है, और थ्री डायमेंशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो पिरामिड का जिक्र हो रहा है, और पिरामिड आपके पास क्या होती है, थ्री डायमेंशनल शेप है। ठीक है, कहते हैं द एपेक्स ई इज डायरेक्टली ओवर द सेंटर ऑफ अ बेस। सही है, पिरामिड की शेप आप सबको पता है, आपने देखा होगा रियल में भी, जिसने रियल में नहीं देखा उसने जो है वो पिक्चर्स में देखा होगा। और इसकी आसान थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह आपके पास पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आपने देखे होंगे मूवीज में, या आपने वैसे जो है वो उस पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि आपके पास एक ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है जिसकी बेस जो है वो या तो रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर आपके पास हो रही है होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो बेस ऑफ अ पिरामिड है वो यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर है, ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए डी, सी डी, बी सी और ए बी, ये जो चारों लेंथ हैं, ये चारों की चारों लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है तो सारी आपके पास इक्वल है। ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये जो 20 सेंटीमीटर होगा बी सी, ये सारी लेंथ आपको पता चल गई 20 सेंटीमीटर की। सही है, अब आपसे ये कहता है सीई की जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 26 सेंटीमीटर। उसने ये क्वेश्चन में कह दिया कि भाई जो आपके पास यहाँ पे सीई है वो कितने के बराबर है, 26 सेंटीमीटर के बराबर है। सही, वर्क आउट ऑन द लेंथ ऑफ ए सी, ए सी की लेंथ मुझे यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एसी की अगर लेंथ चाहिए तो मैं अपने पास यहां पर क्या करता हूं, डायग्राम प्लॉट करता हूं। डायग्राम के हिसाब से ये मेरे पास एसी है जिसकी लेंथ मेरी रिक्वायरमेंट है।
सही है, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स सेंटीमीटर। एक एक करके डिस्कस करते हैं चीज को पहले, ठीक है। ये एक्स सेंटीमीटर मेरे पास है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। रीजन उसका ये है कि मुझे पता है पूरा स्क्वायर है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है। सॉरी, दिखने में ही थोड़ा रेक्टेंगल हो गया। इसे आप ऐसे ले लो। ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। ये जो लेंथ आपके पास है, दिस इज एसी। ये एसी आपके पास है। और रेस्ट ऑफ द साइड, जिसे हम एक्स सेंटीमीटर कह रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द साइड्स आपको पता है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आपके पास 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अब स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सही है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास एसी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली। मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स 400 प्लस 400। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स 800 आपके पास हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 800 आपके पास क्या हो जाएगा? 28.28। तो आपको लेंथ एसी की पता चल गई बेटा, 28.28 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। सही है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में आपसे कहता है, अब नेक्स्ट पार्ट है तो मैं ये वाला पार्ट आपके सामने जो है वो रब कर रहा हूं, क्योंकि ये हो गया हमारा। सही है, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं। ये रब हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट एंगल सी ए ई। ये मैंने फाइंड आउट करना है। सही है। सी ए ई का मतलब ये है कि मेरे पास यहां पर जो लेंथ है, डायग्राम अगर प्लॉट करते हैं तो सी ए, ये आपके पास एक लाइन आ गई बेटा। और ये आपके पास जो आके यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। सही है। सी ए ई यानी ये वाला जो थीटा है, ये मैंने यहां पर फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहां पर हमारे पास एक मसला ये है, ये जो ट्राइंगल सी ए ई है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? क्योंकि ये जो मेरे पास ई है, ये मेरे पास सेंटर में। और जब ये सेंटर में मेरे पास है, तो जो लेंथ आपके पास यहां से ई से ए की तरफ आ रही है, वही सेम लेंथ आपके पास यहां से ई से सी की तरफ जा रही है। ये आपके पास है। ठीक है। अब जब दोनों केसेस में मेरे पास यहाँ पे लेंथ जो है वो सेम है, क्योंकि ई सेंटर पॉइंट है ना यहाँ पर। सही है। तो यहाँ पे आपके पास ए ई, और ये मेरे पास क्या है? ई सी। ई सी की या सीई की जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मुझे यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है, और मैं ये चाहता हूं कि यार यहाँ पे जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए, और मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉप करता हूं फ्रॉम सी टू द सेंटर, जो मेरे पास एग्जैक्टली exactly यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, जिसे मैं नाम दे रहा हूं एम का। समझना मेरी बात को, मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार मेरे पास जो है वो ईसी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। अब मैं सेंटर से अगर ईएम से ड्रॉप करता हूं लाइन, और मैं राइट एंगल के थ्रू अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, तो ईएम को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? कोई सजेशन दे सकते हो? हाउ विल आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएम? कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, एक बात बेटा याद रखना, कि जब भी आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म होता है, तो आपके पास जो डायगनल्स होते हैं वो आपके पास हमेशा मीटअप करते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर। ये डायगनल आपके पास है, और ये डायगनल आपके पास है। ठीक है। ये जो दो डायगनल्स आपके पास हैं, ये मीटअप किस पे करना है आपके पास? सेंटर पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं। ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं यहाँ पे एम का नाम दे रहा हूं। सही है। अगर मेरे पास ये एसी की लेंथ मेरे पास फॉर एग्जांपल 28.28 गिवन है, तो इसका मतलब जो ए एम है, क्योंकि एम इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए एम और एम सी की जो लेंथ है, ये दोनों मेरे पास इक्वल है। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि जो ए एम इक्वल्स टू एम सी है, दैट इज 28.28 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है।
तो अब आपके पास हो गया 28.28 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स 14.14। ये आपके पास आ गई ए एम या एम सी की लेंथ आपके पास आ गई। सही है। अब यहां पे हमारे पास क्योंकि स्क्वायर है, तो जो लेंथ आपकी ई सी की है वही लेंथ आपके पास एग्जैक्टली exactly किसकी होगी यहाँ पे, ए ई की लेंथ होगी। तो हमारे पास डायरेक्टली ए ई की जो लेंथ है वो ई सी के बराबर है, विच इज इक्वल्स 26 सेंटीमीटर। तो ये भी 26 सेंटीमीटर पता चल गई आपको। ठीक है, ये आपको क्या पता चल गई, 26 सेंटीमीटर। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो थीटा कैलकुलेट करना है। अब ट्राइंगल कौन सा वाला कंसिडर होगा इसे देखना। अब मैं ट्राइंगल जो कंसिडर करूंगा ए एम ई, ट्राइंगल है ए एम ई। यहां पे थोड़ा सा ये आ गया बेटा ट्राइंगल ए एम ई। अब ट्राइंगल ए एम ई अगर मुझे सॉल्व करना है, और थीटा के सामने वाली साइड जो हमने यहां पर अभी, अच्छा यहां पे थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई। ए ई की जो लेंथ है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज विच इज ए ई, दैट इज 26 सेंटीमीटर। और ए एम हमने फाइंड आउट किया विच इज योर एडजेसेंट, दैट इज योर ए एम अकॉर्डिंग टू थीटा ए एम ई की रिस्पेक्ट से। यहां पे बात हो रही है ट्राइंगल ए एम ई की रिस्पेक्ट से। ठीक है। तो ए एम आपके पास यहां पे एडजेसेंट हो गया, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 14.14। अब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा। So cos theta is equals adjacent, that is 14.14 divided by hypotenuse which is 26। सही है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 14.14 divided by 26 which is 0.543 and cos inverse of 0.543 is equals 57.111। यानी मेरे पास यहां पे जो एंगल आ गया सी ए ई विच इज इक्वल्स 57.1 डिग्रीज। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं अपना 1 डेसिमल प्लेस, तो 57.1 डिग्रीज इज द आंसर ऑफ एंगल सी ए ई। ओके। पार्ट सी में बेटा आपसे कहता है वर्क आउट द हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड की जो हाइट है इस पे मैंने वर्किंग करनी है। सही है। अब हाइट ऑफ अ पिरामिड जो आप फाइंड आउट करते हो, वो हाइट ऑफ पिरामिड कैसे कैलकुलेट करते हो, जो मेरे पास एग्जैक्टली वर्टिकल ड्रॉप हुआ हुआ है, यानी जो ई एम की लेंथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज द बेसिकली हाइट ऑफ योर पिरामिड। ठीक है। ये हाइट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए एम ई। इसके अंदर आपके पास दो लेंथ गिवन है, हम तीसरी लेंथ ई एम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ए एम ई। ये ट्राइंगल आपके पास मौजूद है। सही है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा, वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का क्या होगा, ए ई होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए एम स्क्वायर प्लस एम ई होल स्क्वायर। और एम ई होल स्क्वायर या ई एम जो होल स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ पिरामिड है जो हमने फाइंड आउट करना है। सो ए ई की जो लेंथ है जो अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज 26 जो गिवन थी आपके पास, माइनस ए एम की लेंथ जो हमने फाइंड आउट की, वो आपके पास क्या थी 14.14, जिसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स एम ई होल स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया विच इज योर हाइट ऑफ पिरामिड। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 26 होल स्क्वायर माइनस 14.14 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 476, और स्क्वायर रूट ऑफ 476 दैट इज इक्वल्स 21.817 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो एम ई की लेंथ है विच इज बेसिकली हाइट ऑफ योर पिरामिड, वो आपके पास यहाँ पे आ गई 21.817 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपके पास आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड। सही है। अब क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड की यहाँ पे बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपके पास एक्सेप्शन हो गया हमारे लिए, क्योंकि अभी हम जो है वो यहाँ पे
थ्री डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन को डिस्कस नहीं कर रहा है कि हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। और जब हम मेंसुरेशन की थ्री डायमेंशनल को डिस्कस करेंगे या टू डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, जब हम वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर एरिया को देखेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन को हम वहां पे डील करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब टिल पार्ट सी जो आपके पास था वो आपके पास थ्री डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, जिसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा था, जिसमें आपके पास साइन कॉस टेन की कंडीशन यूज हो रही थी, जिसको देखते हुए हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर वाइंड अप किया था। ठीक है। कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, शोन बिलो इज अ रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड, द एपेक्स ई इज डायरेक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द बेस, एडी इज 8 सेंटीमीटर, सीडी इज 5 सेंटीमीटर, सीई इज 10 सेंटीमीटर। ये उसने आपको बता दिया। सही है। अब देखो, हाइट ऑफ अ पिरामिड फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ अ पिरामिड का मतलब ये है कि मैं यहां से सबसे पहले अगर ड्रॉप करता हूं, ये सेंटर हमारे पास सबसे पहले ड्रॉप होगा। ई जो डायरेक्टली आपके पास ड्रॉप होगा लाइक दिस, वर्टिकल ड्रॉप हुआ बिल्कुल, ये हो गया एट दिस पॉइंट। ये आपके पास इसकी हाइट मैंने कैलकुलेट करनी है, जिसे मैं यहाँ पे आपके सामने एम का नाम दे रहा हूं, यानी ई एम मैंने यहां पर फाइंड आउट करना है। दैट इज योर हाइट ऑफ पिरामिड आ गई मेरे पास। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एसी फाइंड आउट कर रहा हूं पहले तो। ये आपके पास आ गई एसी की लेंथ। ठीक है। अब एसी अगर मैंने यहां पे कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन यूज होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस्ड है, कॉर्नर 90 डिग्री होगा। तो ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए डी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर। सो ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स, ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 स्क्वायर प्लस सी डी विच इज 5 स्क्वायर। सो ए सी होल स्क्वायर आपके पास हो गया 64 प्लस 25 आपके पास यहां पर आ गया। सही है। तो ये हो जाएगा ए सी होल स्क्वायर इक्वल्स 64 प्लस 25 विच इज इक्वल्स 89। और स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 89 इक्वल्स 9.433 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या हो गई, एसी की लेंथ हो गई मेरे पास। ठीक है। अब ये लेंथ मुझे पता चल गई। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या चीज है बेटा, मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाइट ऑफ ईएम चाहिए, ये 90 डिग्री मेरा जो है वो मैटर कर रहा है। सही है। तो मुझे यहाँ पे ए एम की लेंथ मेरी रिक्वायरमेंट है, या मैं जिसे कह सकता हूं एम सी की लेंथ जो है वो मेरी यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। अब जब ये आपके पास लाइन थी और ये सेंटर पे एग्जैक्टली exactly ड्रॉप हुआ, तो इसने ए सी की लेंथ ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए एम और एम सी, इन दो पार्ट्स में जो है वो अपनी लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अब अगर मैंने यहां पे कैलकुलेशन करनी है, देखो बेटा, दो शेप्स आपके पास है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। सही है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। अगर मैं आपको स्क्वायर यहां पे प्लॉट करता हूं, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जहन में रखना, और यहां पे रेक्टेंगल आपके पास है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बना रहा हूं, और रेक्टेंगल को जो है वो थोड़ा सा आपने यहाँ पे जहन में रखना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की आपके सामने बात करता हूं, तो बेटा स्क्वायर के अंदर हमारे पास चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री के होते हैं, और चारों लेंथ आपके पास इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से जब भी डायगोनल आपके पास मीट करता है, तो याद रखना हमेशा सेंटर पॉइंट पे मीट करेगा। डायगोनल हमेशा किस पे मीट करेगा, सेंटर पे। सही है। यानी इंटरसेक्ट जो करेगा वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, डायगोनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, एमपी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी आपके पास होगी, इट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्रीज, डायगोनल के जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब ये कि ये वाला अगर थोड़ा सा आप चेक करो, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। सही है। तो डायगोनल्स का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री के बराबर आपके पास होगा।
ठीक है, ये बात समझ आती है। अब रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर बेटा क्योंकि साइड्स आपके पास इक्वल नहीं होती, जब साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल हैं, जिस वजह से जो डायगोनल्स आपके पास इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, ऑपोजिट लेंथ इक्वल होने की वजह से मेरे पास जो डायगोनल्स हैं वो किस पे मीट कर रहे होते हैं, मिड पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं, यानी एग्जैक्टली सेंटर पे मीट करते हैं। तो एक बात तो जो प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है वो क्या है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टी कॉमन हो गई। लेकिन डायगोनल्स डू नॉट मेक 90 डिग्रीज। रेक्टेंगल में कभी भी ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्रीज के नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कंडीशन प्रूव हो रही होती है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने एंगल में सॉल्व किए हुए होंगे जहां पे दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कंडीशन यहां पे लग रही होती है, 90 की नहीं लगती। रीजन ही उसका यही होता है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर है लेकिन चारों साइड्स इसकी बराबर नहीं होती। इसीलिए यहां पे हमारे पास जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट का जो एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रूफ हो रही होती है। ठीक है बेटा। अब पता ये चला ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट है, इसका मतलब है ये जो मिड पॉइंट है ये जब भी मैं इसे ब्रेक डाउन करूंगा, यानी जो एसी की लेंथ है, जब मैंने इसके ऊपर ईएम को ड्रॉप किया तो इसने एसी को दो इक्वल हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया। दैट मींस एएम इज इक्वल्स टू एमसी। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे ए एम आ गया। अब ए एम अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा भाई ए सी को डिवाइडेड बाय 2 कर दें आप। तो ए सी की जो लेंथ आपके पास है वो यहाँ पे क्या है बेटा, 9.433 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4.716। ये ए एम की लेंथ आपके पास आ गई। ठीक है, जो आप ये भी कह सकते हो कि ये सेम लेंथ जो है वो किसकी है, एमसी की भी लेंथ आपके पास ही है, एक ही बात है ये। तो 4.716 आपके पास आ गई। तो एमसी की लेंथ मुझे पता चल गई, दैट इज 4.716। ये भी मुझे पता चल गया। मुझे हाइट ऑफ पिरामिड चाहिए यानी ईएम चाहिए। अगर मैं ट्राइंगल अब कंसिडर करता हूं 90 डिग्री तो देखते हुए कि ट्राइंगल मेरे पास ई एम सी मेरे पास है, ट्राइंगल मेरे पास ई एम सी है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, ईएमसी को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो बेटा मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, जिसे आप कहते हो ऑपोजिट, और एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज। ईएम मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है जो मुझे चाहिए, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है। तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल्स 4.71 स्क्वायर प्लस ई एम होल स्क्वायर। अब ईएम की अगर मुझे वैल्यू यहां पे चाहिए तो मैं उसके लिए रीअरेंज कर लूंगा। सो ईएम इज इक्वल्स 10 स्क्वायर माइनस 4.71 स्क्वायर which is 77.85 and square root of 77.85 is 8.823 सेंटीमीटर। ये ईएम की लेंथ आ गई आपके पास विच इज बेसिकली द हाइट ऑफ पिरामिड। ये आपके पास हाइट ऑफ पिरामिड हो गया बेटा।